हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। जिस सीरीज के अंदर हमने लेक्चर स्टार्ट कर रखे हैं और उसका पहला वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आप लोगों का था और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। इसको आगे बढ़ाते हुए आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा करने की। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो प्रॉपर नोट्स इनके पास नहीं है, जो नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको एक पैटर्न के साथ साथ मैं आपके सामने ये सीरीज के थ्रू लेकर आए हूँ बेटा जी। हैंड रिटन नोट्स है बेटा जी, और अच्छे से बना पाओ इसके लिए मैं हर एक चीज आपको बारीकी से समझा भी रहा हूँ साथ साथ। तो आपको बेटा नोट्स समझने में भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, साथ ही साथ आप नोट्स अच्छे से अपने राइटिंग के अंदर बना भी पाओगे। राइट। तो चलिए बेटा जी, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी नेफ्रॉन के प्रकार। चलो, नेफ्रॉन के प्रकार की हम लोग आज बात करने वाले। राइट बेटा, चलो एक सेकेंड। ओके। तो बेटा नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा जी, याद रखना, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आता है बेटा जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा आता है? कॉर्टिकल। कॉर्टिकल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा जी वल्कुटीय नेफ्रॉन। वल्कुटीय नेफ्रॉन। एक आता है बेटा जी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन, ऐसा कुछ करके दे रखा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसको हिंदी में ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है बेटा जी, याद रखना। तो नेफ्रॉन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका कॉर्टिकल से नाम स्टार्ट होगा, कॉर्टिकल से, और ये मेडुलरी नेफ्रॉन है, जस्टा मेडुलरी। तो कॉर्टिकल नाम आया मतलब इसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है जिस टाइप के नेफ्रॉन का, वो कहाँ मिलेगा अपन को बेटा जी? वो मिलेगा हमको कॉर्टिकल पार्ट में। तो मुख्यतः ये कहाँ होंगे बेटा जी? कॉर्टेक्स भाग में होंगे। राइट। जबकि मेडुलरी या जस्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं वो मोस्टली मुख्यतः कहाँ मिलेंगे बेटा जी? वो मध्यांश भाग में होते हैं, मेडुला पार्ट में होते हैं। तो कॉर्टिकल वाले जो नेफ्रॉन है वो हमारे शरीर के अंदर, याद रखना बेटा जी, सबसे ज्यादा होते हैं। कितने? 80 से 85%। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे शरीर में सर्वाधिक होते हैं, 80 से 85। 15 से 20% वो होते हैं मोस्टली। मतलब काम कौन से कर रहे हैं? जब नॉर्मल कंडीशन हो, सफिशियंट पानी हो बॉडी के अंदर, तब बेटा जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही काम करते हैं, याद रखना। अब कॉर्टिकल वाला जो नेफ्रॉन है बेटा, उसके अंदर हेलने का लूप क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा होता है। स्टामा कर लेना बेटा जी, ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। हेलने का लूप क्या होता है बेटा जी? छोटा होता है। जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर कैसा होता है हेलने का लूप बेटा जी? लॉन्ग होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, याद रखना। जबकि बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन या वल्कुटी नेफ्रॉन के अंदर बेटा, वासा रेक्टा जो होता है वो अनुपस्थित मिलेगा या फिर अल्प विकसित मिलेगा, याद रखना। जबकि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा बेटा जी उपस्थित होता है और सुविकसित होता है। वासा रेक्टा क्या होता है बेटा? परिनलिका केशिका जो होती है आगे जाकर जब हेलने के लूप के समानांतर चलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में भी आपको पता है बेटा ब्लड ही फ्लो होता है, रक्त ही बहता है। परिनलिका केशिका बेटा जी इसमें तो उपस्थित होती है बट इसमें अनुपस्थित। ये लास्ट पॉइंट स्टमक कर लेना बेटा जी। परिनलिका केशिका जो होती है बेटा जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो पाई जाती है, बट जक्स्टामेडुलरी में नहीं पाई जाती। अब कई दिमाग में आ रहा होगा सर ये परिनलिका केशिका क्या चीज होती है? देखो बेटा ध्यान समझना। परिनलिका केशिका जो होती है, जैसे हमने पता है कि बेटा ये बॉमन संपुट है और बॉमन संपुट के आगे ये वाला पीसीटी वाला पार्ट है, ये हेलने का लूप है, और ये डीसीटी वाला पार्ट होता है कि नहीं? ऐसे मान के चलो। अब हमें यह भी पता है कि रक्त जो होता है वो अभिवाही धमनिका के द्वारा इसके अंदर जाता है, केशिकाओं का गुच्छा बनता है और अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाता है जिसका व्यास कम होता है। जब अपवाही धमनिका बेटा जी पीसीटी और डीसीटी के समानांतर चलती है, ध्यान से समझना। जब अपवाही धमनिका, ये पीसीटी है और ये क्या है? डीसीटी, इनके समानांतर चलती है, तो बेटा इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को ही बोलते हैं परिनलिका केशिका। यही होती है बेटा जी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या परिनलिका केशिका। राइट बेटा, समझ गए अच्छे से। परिनलिका केशिका ही बेटा जी याद रखना हेलने के लूप के समानांतर चलता है तो वासा रेक्टा का निर्माण करता है। तो बेटा नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, दोनों को डिटेल में समझना है। अब चलो, चलो दिख रहा होगा अच्छे से। ये बेटा नेफ्रॉन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये नेफ्रॉन का डायग्राम है आप लोगों के सामने। आपको भी एजिटी जैसे बनाना है। चलो ध्यान से सुनना बेटा जी। जो धमनी का रक्त को अंदर लेके जाती है बॉमन संपुट के अंदर,
इसका व्यास होता है बेटा नॉर्मल वाले से ज़्यादा, व्यास ज़्यादा होता है। नाम क्या है बेटा इसका? इसका नाम है अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका, राइट बेटा जी, अभिवाही धमनिका। और जो बाहर रक्त को लेके जाती है बेटा जी बॉमन संपुट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। अरे सुनो, अपवाही धमनिका। क्लियर है इतनी बातें? चलो, अंदर बेटा जी केसिकाओं का गुच्छा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस हो गया। देखो बेटा जी, इसका नेक रीजन हमने पहले भी ऑलरेडी देखा था, हालांकि हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है। नेक रीजन के अंदर क्या होता है बेटा जी? पक्षमार्बी घनाकार उपकला होती है। इसके अंदर बेटा पतले पतले सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? पतले पतले सीलिया होते हैं। देखो ये मैंने बना दिए, सीलिया होते हैं। अब इसमें चलो, फिर आता है बेटा जी पीसीटी वाला भाग। पीसीटी वाले भाग के अंदर बेटा जी माइक्रोविलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, जो क्या बनाते हैं? ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। अरे है कि नहीं? क्या निर्माण करते हैं बेटा जी? ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। चलिए, स्टमा कैलेंडर ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, और ये ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला बनाते हैं। पीसीटी वाले भाग में मैंने आपको कल बताया था, सर्वाधिक रीअब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण इसी में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बेटा सक्रिय पुनः अवशोषण होता है। अब देखो बेटा, हेलने लूप की जो नीचे जाने वाली भुजा होती है, अवरी भुजा, ये नीचे जाने वाली भुजा जो होती है, ये किसके लिए पारगम्य होता है बेटा जी? ये जल के लिए पारगम्य होता है। किसके लिए पारगम्य होती है? जल के लिए। जबकि जो आरोही भुजा है ना, ऊपर जाने वाले आरोही भुजा, ये बेटा जी लवण के लिए पारगम्य होती है। लवण के लिए पारगम्य होती है। तो हेलने लूप की आरोही भुजा में तो होती है सरल घनाकार उपकला, और पतली भुजा में क्या होती है बेटा जी? सरल सर्किकार उपकला होती है, याद रखना। बाकी बेटा जी डीसीटी के अंदर देखे तो डीसीटी में भी कैसे होते हैं? सरल घनाकार। ये डीसीटी है, डीसीटी है, सरल घनाकार उपकला होती है, याद रखना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया संख्या ज्यादा नहीं है बेटा, याद रखना। क्या होते हैं? कम होते हैं, पीसीटी के मुकाबले कम। केवल डीसीटी में बेटा जी विशेष परिस्थितियों में ही ये परिस्थिति आएगी बेटा जी, विशेष परिस्थिति के अंदर ही, याद रखना, ये परिस्थिति है। जल तथा सोडियम आयन का पुनः अवशोषण होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। वो क्या होती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। संग्रह नलिका में आपको पता पड़ेगा सरल घनाकार उपकला होता है, और संग्रह नलिका आपस में जुड़कर क्या बनाती है? बेलिनी की नलिका, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाती है, बेलिनी की नलिका। क्लियर इतना? चलो, अब देखो विपरीत जो चल रही है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। इसमें बेटा रक्त ही बहता है, याद रखना। क्या बहता है इसमें? रक्त बहता है। चलो, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी बेटा जी? अरे यस और नो? आगे चलते हैं बेटा, ध्यान सुनना आप। चलो, ये दो प्रकार के मैंने नेफ्रॉन बता दिए बेटा जी। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो बाहर वैसे ज्यादा होते हैं, ऐसे मान के चलो आप। और ये जस्टामिनल नेफ्रॉन बेटा जी, ये अंदर के साइड थोड़े से ज्यादा होते हैं ऐसे। इसके हेलने का लूप भी बेटा जी ज्यादा लंबा होता है। चलो, अब बनाते हैं बेटा जी जेजी अपरेटस या जस्टा ग्लोमेरुलर उपकरण। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो मोस्ट लगा भी रखा है। जेजी उपकरण बनाता कौन कौन है, ध्यान से समझना बेटा जी। पहले तो हम लोग बात करते हैं बनाने वाले कौन है इसको, उपकरण को। देखो, ये जो उपकरण जो होता है बेटा जी, एक तो बनाता है डीसीटी। कौन कौन रहता है इसके अंदर? तो डीसीटी होता है। दूसरा बेटा जी एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल, यानी अभिवाही और अपवाही धमनिका। याद रखना बेटा जी। अब ये जो उपकरण के द्वारा बेटा जी कुछ हार्मोन का स्त्राव होता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे किडनी के द्वारा स्त्रावित होते हैं। एक तो रेनिन हार्मोन, दूसरा बेटा जी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अब रेनिन हार्मोन का कार्य तो हम लोग जब रास क्रियाविधि पढ़ेंगे तब जानेंगे, जबकि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है उसका काम है बेटा जी इरिथ्रोपोइसिस करना, यानी आरबीसी का निर्माण करना। अब जस्ट ग्लोमेरुलर जो अपरेटस है, इसको थोड़ा समझना है। देखो हमने डायग्राम में भी समझा रखे हैं, ध्यान से समझना बेटा जी। मान के चलो ये बॉमन संपुट है बेटा जी, ये वाला पार्ट बॉमन संपुट है। इसमें बेटा जी ग्लोमेरुलस होता है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर जो रक्त लेके जा रही है, जिसका व्यास चौड़ा है बेटा जी, ज्यादा व्यास है, उसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, और बाहर जो लाती है उसको क्या बोलते हैं? अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का वो भाग जो बेटा जी डीसीटी के संपर्क में आ रखा है, अभिवाही और अपवाही धमनिका वो भाग जो डीसीटी के संपर्क में आ रखा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, उसको बोलते हैं जेजी कोशिका। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? जेजी कोशिका। इधर लिख रहा हूं बेटा जी, ये कौन सी कोशिका है बेटा जी? जेजी कोशिका है। क्लियर इतना? चलो, डीसीटी के अंदर हमें पता है यार सरल घनाकार उपकला होती है, लेकिन याद रखना डीसीटी की भी वो कोशिका जो
अभिवाही और अपवाही धमनिका के संपर्क में आती है उन कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकुला डेंसा। क्या बोलेंगे बेटा? तो दो चीज याद रखना, जे जी कोशिका कहाँ मिलेगी? अभिवाही और अपवाही धमनिका के अंदर, याद रखना। जबकि मैकुला डेंसा कहाँ मिलती है बेटा? डीसीटी के अंदर। एक खास बात और बताता हूँ मैं आपको, जे जी कोशिका जो होती है बेटा, जो अभिवाही धमनिका में ज्यादा होती है, देखो मैंने ज्यादा बनाया यहाँ पर, है ना, कॉलमनर सेल होती है, अभिवाही धमनिका में ज्यादा होती है, अपवाही में थोड़ी सी कम होती है। दोनों के बीच की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं हम लोग लैसिस कोशिका। इनका कार्य अभी तक बेटा जी फिक्स नहीं है, पता है किसी को भी, खोज जारी है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा जी, ध्यान समझना, फिजियोलॉजी ऑफ एस्क्रेशन बेटा जी, फिजियोलॉजी ऑफ एस्क्रेशन। थोड़ा सा जूम और कर देते हैं हल्का सा। चलो अब दिख रहा है बेटा एकदम से क्लियर, बढ़िया। उत्सर्जन की कार्यकी की हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा जी। आपको पता है यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? किडनी के। जबकि यूरिया क्या बनती है बेटा? लीवर के अंदर ऑर्निथिन चक्र के दौरान। अब उत्सर्जन की क्रियाविधि के लिए हमें पता होना चाहिए कि यार जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बनता कैसे है। प्रोटीन जब टूटती है बेटा जी, विघटन यानी ब्रेकडाउन जब होता है तो क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है, सरल फॉर्म में बनता है, याद रखना। जो अमीनो अम्ल वापस से टूटता है तब क्या बनाता है बेटा जी? अमोनिया बनाता है। अब ये अमोनिया हमारे शरीर की हर कोशिका में बन तो गई, लेकिन क्या अमोनिया हमारा शरीर को संग्रह कर सकता है, स्टोर कर सकता है? नहीं, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है। और इसी अवस्था के अंदर हम इसको बॉडी से बाहर उत्सर्जित भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो बेटा इसी अमोनिया को हमारा जो यकृत होता है, लीवर होता है, किसमें बदल दिया जाता है? यूरिया में। किसके द्वारा बेटा जी? यूरिया साइकिल के द्वारा या ऑर्निथिन चक्र के दौरान। अब हमारी एनसीईआरटी में बेटा जी यूरिया साइकिल के बारे में कुछ भी बात नहीं बता रखी है, लेकिन हम यहाँ पे ये साइकिल भी सीखेंगे बेटा जी। यूरिया साइकिल हो, इसका दूसरा नाम ऑर्निथिन साइकिल है, इसी का नाम बेटा जी क्रैब हैंसलेट साइकिल। पूरा लिख देता हूँ अच्छे से मैं, क्रैब एच है बेटा जी, है ना, क्रैब हैंसलेट साइकिल है बेटा, राइट। चलो तो क्या नाम बेटा इसका? क्रैब हैंसलेट साइकिल। देखो बेटा ये तो हमें पता है कि यूरिया का निर्माण हमारे लीवर की हेपेटिक कोशिका में होता है। अब इस कोशिका में भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। इस दोनों बेटा जी कुछ एटीपी खर्च होती है, इसलिए ये कैसी प्रोसेस होती है? ये एक्टिव प्रोसेस होती है। और इसमें एंजाइम भी काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन या प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। ओवरऑल रिएक्शन की बात करो बेटा जी तो दो अमोनिया के अणु एक CO2 के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, 3 एटीपी खर्च करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा जी? ये यूरिया का यौगिक साथ में जल बनाते हैं। अब ये चक्र बेटा जी चलता कैसे है जरा वो देखना, ध्यान समझना बेटा जी। सबसे पहले एक अमोनिया का अणु एक CO2 के साथ में अभिक्रिया करता है, 2 एटीपी खर्च करने के बाद में क्या बनाता है? कार्बोमोइल फॉस्फेट, ये उत्पाद बनाता है बेटा जी। पहला प्रोडक्ट बन गया, क्या नाम है इसका? कार्बोमोइल फॉस्फेट बना। अभी ये जो रिएक्शन होती है ना फर्स्ट वाली, ये कोशिका द्रव में चलती है उस हिपेटिक सेल के, याद रखना। अब कार्बोमोइल फॉस्फेट जो होता है बेटा जी ये इंटर करता है हमारी ऑर्निथिन चक्र के अंदर, जो कहाँ होता है बेटा जी? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? सिट्रोलिन बनाता है। क्या बनाएगा? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ में बेटा जी कौन कंबाइंड होता है? एस्पार्टिक एसिड। कौन कंबाइंड होगा? एस्पार्टिक एसिड। और इस दौरान बेटा जी एक एटीपी खर्च होती है एक एडीपी के अंदर, और प्रोडक्ट क्या बनता है? उत्पाद बनता है बेटा जी आर्जिनोसक्सीनेट का निर्माण होता है। जब आर्जिनोसक्सीनेट बेटा जी क्या बनाती है आगे स्टेप के अंदर? आर्जिनिन बनाती है। उस दौरान बेटा जी बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकलता है? फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकलता है। बस ये याद रखना बेटा जी। आर्जिनिन ही एक डायरेक्टली ऐसा कंपाउंड है जो बेटा यूरिया का निर्माण, डायरेक्ट बोला है मैंने क्योंकि लास्ट स्टेप है, जिस स्टेप के अंदर ये चीज बनती है उसको लास्ट डायरेक्ट स्टेप हम लोग बोलते हैं। तो आर्जिनिन जो होता है बेटा जी वो आर्जिनेज एंजाइम, ध्यान से समझना बेटा, इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं। कौन सा एंजाइम? आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति के दौरान याद रखना बेटा, एक तो यूरिया निकालता है बाहर और दूसरा ऑर्निथिन वापस से रिसाइकल कर देता है। तो आर्जिनिन बेटा जी याद रखना, आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है? यूरिया और ऑर्निथिन, साथ में जल भी बाहर निकलता है। तो ये है बेटा जी क्रैब हैंसलेट साइकिल या यूरिया साइकिल, जो आपको याद रखनी है। अब देखो यूरिया का निर्माण हुआ है कहाँ? लीवर के अंदर, बट यूरिन का निर्माण, मूत्र का निर्माण कहाँ होगा? हमारी किडनी के अंदर। चलो तो ये तो जरूर लिख लेना बेटा जी, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। मैं लिख देता हूँ बेटा जी। चलिए
अब बेटा यूरिन का जो निर्माण होता है वो 3 प्रक्रिया के द्वारा होता है। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है उसका नाम है क्या, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। दूसरी है बेटा चयनात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरी बेटा नलिकीय स्त्रावण हो गया। अच्छा, नलिकीय स्त्रावण की खास बात क्या, मैं लिख देता हूँ बेटा जी, ये 100% एक्टिव होता है। 100% कैसा होता है बेटा जी, सक्रिय प्रोसेस होती है, यानी इसमें ऊर्जा की हानि होगी ही होगी। चलिए वन बाय वन इनको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या सुना बेटा, अल्ट्रा मतलब और एकदम फाइन बारीकी से चीजों को छानना है बेटा, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट बेटा पार्टिसिपेट करता है, एक तो ग्लोमेरुलस करता है, दूसरा बोमन संपुट। इनके अलावा नली के भाग में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। स्टार मार्क कर लेना बेटा जी। ये तो केशिकाओं का गुच्छा है बेटा जी, साथ में बोमन संपुट का अप्लाइक स्ट्रक्चर। ये बेटा 3 परत की फिल्ट्रेट झिल्ली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जरा देखना। ये जो रक्त वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनी बेटा, इसकी आंतरिक सतह को हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। और बोमन संपुट की आंतरिक सतह में जो कोशिका मिलती है बेटा जी, उस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। पोडोसाइट के बीच में बेटा जी कुछ दरारें होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, स्लिट पोर या फेनेस्ट्रा बोलते हैं, याद रखना। और बोमन संपुट की पोडोसाइट कोशिका और साथ में बेटा जी ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, दोनों के बीच में होती है बेटा जी आधार कला। कौन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। चलो आगे देख लेते बेटा। तो बेटा तीनों मिलकर क्या बनाती है, ये फिल्ट्रेट झिल्ली का निर्माण करती है। फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन लिख दो तो बेटा जी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन। कौन कौन आता है, ध्यान सुनना बेटा जी। पहला ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, जो कितनी होती है बेटा जी, लगभग 50 केशिकाओं का गुच्छा होता है। कितना, 50 कैपिलरी होती है। बोमन संपुट की आंतरिक सतह बेटा, इसमें कौन सी कोशिका होती है, पोडोसाइट कोशिका। और बोमन संपुट और बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बिटवीन ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के अंदर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में होती है। केशिका गुच्छ निस्यंद, या इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, सॉरी ओनली फिल्ट्रेट निस्यंद पूछा है तो फिल्ट्रेट पूछा है। चलो अब बेटा जी जो चीजें फिल्टर हुई है बोमन कैप्सूल के अंदर, जो ब्लड के थ्रू आई है फिल्टर होकर के, उनमें से कौन कौन सी चीजें फिल्टर हुई है, कौन सी नहीं हुई। तो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करूँ तो बेटा जी रक्त में से वो संगठित पदार्थ छने नहीं है या फिल्टर नहीं हुए। साथ में बेटा उसी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट प्लाज्मा की प्रोटीन भी फिल्टर नहीं होती है। अब जीएफ की बात करें बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें तो प्लाज्मा से सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनी, बाकी सारा प्लाज्मा सन गया, चाहे वो 8 से 10 प्रोटीन हो, नाइट्रोजन का अवशिष्ट पदार्थ हो, ऑक्सीजन हो, सारी चीजें प्लाज्मा में पहुंच गई है। क्लियर है। अब होता है बेटा रीनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब पर मिनट आपकी किडनी के अंदर कितना ब्लड प्योर होने के लिए जाता है, 1 मिनट, यानी एक कार्डियक साइकिल के बारे में बताना अपन को। तो हृदय निकास का यानी कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/5वां भाग बेटा जी दोनों किडनी में प्रवेश करता है। कितना, 1/5वां भाग दोनों किडनी में प्रवेश करता है। इतना तो चाहिए बेटा जी किडनी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, यानी कि नॉर्मल एवरेज निकाल तो 1100 से 1200 ml ब्लड का हो गया। तो डेली कहाँ जाता है बेटा जी, हमारे लिवर हमारी किडनी में जाता है। एक था रीनल प्लाज्मा फ्लो, वो था ब्लड फ्लो, ये क्या है प्लाज्मा फ्लो। देखिए ब्लड में से केवल प्लाज्मा तो छनती है, प्लाज्मा से केवल प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनते, तो उसके अलावा तो बहुत कुछ है ना। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होता है वो कितना होता है, 650 ml पर मिनट, जरूर याद रखना बेटा जी, पर मिनट। और उसमें था पर घंटे, दोनों को याद रखना बेटा जी। 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है, सोचो जरा, 72 टाइम बीट करता है, ध्यान सुनना। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं बेटा जी, है कि नहीं। तो इस हिसाब से दिमाग लगाना है बेटा जी कितना ये फिल्टर करता है। चलो आगे चलते हैं। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसको याद रखना, 650 ml पर मिनट। देखो थोड़ा मैं आपको सिखा देता हूँ इसके बारे में। जैसे मान लो ये अपनी किडनी है, और आपको पता है किडनी के अंदर, याद रखना, टोटल कार्डिक आउटपुट का, हृदय निकास का 1/5 पार्ट जो है बेटा जी, 1/5वां भाग जो है वो इंटर करता है ब्लड को लेकर के। अब 1/5वां भाग जो इंटर करता है बेटा जी, लगभग आपको पता है कार्डिक आउटपुट या हृदय निकास कितना होता है, 5 लीटर होता है लगभग 1 मिनट का। तो बेटा जी ये लगभग 1100 से 1200 ml रक्त जो है वो 1 मिनट के अंदर हमारी किडनी के अंदर पहुंचाता है। अब यार पूरा तो छनेगा नहीं, क्या छनेगा, केवल प्लाज्मा फिल्टर होगा। तो आपको पता है यानी कि इसका आपको पता है 50 से 55% पार्टी फिल्टर हो पाता है।
तो इसका बेटा जी जो चीजें फिल्टर होगी ना, रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब जो केवल और केवल फिल्टर होगी, जो केवल प्लाज्मा बनाएगी, वो कितना परसेंट है? 55%। तो बेटा 1100 से 1200 ml जो है बेटा जी, इसमें से केवल 650 ml ही फिल्टर हो पाएगा 1 मिनट के अंदर, प्रति मिनट। यस सुनो, अगर मैं जीएफआर रेट की बात करूं बेटा जी, तो ये 125 ml प्रति मिनट होता है, दोनों किडनी से बेटा छनकर आता है। अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो बेटा जी एक दिन में 180 लीटर ये छनता है बेटा जी, हमारे दोनों किडनी के द्वारा। अब यार 180 लीटर इतना फिल्ट्रेट हो रहा है, निश्चंद बन रहा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बॉडी से बाहर निकालें हम, तो निकालते भी नहीं है, क्योंकि बेटा अगर इतना पानी एक साथ बाहर निकालेंगे तो एक दिन में मर जाएंगे अपन तो इसका मैक्सिमम भाग जो है 99% जो पार्ट है, 99% भाग ये वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यस और नो, ये वापस से पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जरूरी भी है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा जी ये जो चीजें छन के आती है ना, ये कोई ना कोई प्रेशर के थ्रू छन कर आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर। बेटा जी ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यानी कुल कितना दाब लग रहा है जो चीजों को यहां से फिल्टर करा करके बॉमन संपुट की गुहा के अंदर या कैविटी में लेकर आ रहा है। तो तीन तरह का दाब लगता है बेटा, ध्यान रखना। प्रेशर कितने टाइप का लगता है? तीन तरह का। एक तो बेटा जी केसिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस के अंदर, क्योंकि आपको पता है अभिवाही धमनी का व्यास क्या है? ज्यादा, अपवाय का व्यास क्या है? कम है। तो इसका व्यास ज्यादा होने के कारण बेटा जी अंदर केसिका गुच्छा ग्लोमेरुलस के अंदर दाब लगेगा। और ये दाब कितना होता है, इस दाब को क्या बोलते हैं? इस दाब को हम लोग बोलते हैं बेटा जी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखो बेटा जी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगा रखा है, धनात्मक क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये ग्लो मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो छनने में मदद कर रहा है बेटा जी, छनने में ये हेल्प कर रहा है कि नहीं? तो जो जीएचपी आता है वो कितना निकल के आता है बेटा जी? 60 से 70 mmHg दाब लगता है, जो कि हेल्प कर रहा है बेटा फिल्टर करने में। अब बेटा ब्लड के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन भी तो होती है जो खुद तो छनती नहीं है। अरे यस और नो, ब्लड के अंदर ऐसी प्रोटीन जो खुद तो छनती नहीं है और दूसरों को छनने नहीं देगी, क्योंकि बेटा जी ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के अलावा बेटा जी प्लाज्मा की कुछ ऐसी प्रोटीन भी है जो खुद फिल्टर नहीं होती और ना ही ब्लड को फिल्टर होने देती है। तो बेटा जी विरोध कर रहा है, देखो नेगेटिव का मतलब होता है विरोध कर रहा है ना। इसको बोलते हैं हम लोग BCOP, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था? 30 mm of Hg। अच्छा, मुख्यतः कौन सी ऐसी प्रोटीन है प्लाज्मा की जो ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती है, प्राशन नियमन में काम करती है? तो प्राशन नियमन में जो काम करती है बेटा जी, मैं लिख देता हूं, अगर आपने पढ़ा भी होगा प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा की प्रोटीन का नाम है बेटा जी एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी? एल्बुमिन प्रोटीन। ये वही एल्बुमिन प्रोटीन है जो प्राशन नियमन का कार्य करती है, वो भी कहाँ? किडनी के अंदर करती है, याद रखना। तीसरा दाब, जैसे मान लो बॉमन संपुट की जो दीवार है मान लो पूरी की पूरी भर गई, ये जो बॉमन संपुट की जो कैविटी है ना बेटा, मान लो पूरी फिल्ट्रेट से भर गई। अरे तो यार ये फिल्ट्रेट से भर गई तो बेटा भित्ति पे दाब उत्पन्न करेगा, ऐसे भित्ति पे दाब लगाएगा, है कि नहीं? अब ये जो दाब है बेटा जी ये इसको फिल्ट्रेट को और छनने को अपोज करेगा, दाब लगाएगा ना, बोलेगा भाई रुक यार एक बार इतना ही छन, पहले मैं थोड़ा आगे चला जाऊं, पीसीटी में चला जाऊं, उसके बाद फिल्टर हो, है कि नहीं? तो अपोज कर रहा है बेटा जी, इसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ये बॉमन कैप्सूल में लगता है। तो इसके जो वैल्यू है कितना था? 20 mmHg। ये भी बेटा विरोध कर रहा है। इसके बाद सपोर्ट में तो केवल एक ही है बेटा जी, है ना, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सपोर्ट में केवल एक है, बाकी दोनों क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो हमको बेटा जी नेट इफेक्टिव प्रेशर की बात करो तो नेट इफेक्टिव प्रेशर कितना निकल के आएगा? देखो GHP ये फेवर में काम कर रहा है, सपोर्ट में काम कर रहा है। BCOP और CHP दोनों बेटा विरोध कर रहे हैं। तो GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है? 17 mmHg। और BCOP कितना? 30 है। और CHP कितना? 20 है। टोटल कितना? 50 हो गया। 70 में से 50 गया बेटा जी, 20 mmHg आएगा। तो ये लगभग रेंज की बात करो बेटा 10 से 20 mmHg, और वो भी धनात्मक में, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है। इन लगातार 10 से 20 mmHg के थ्रू ही बेटा चीजें फिल्टर होती रहती है। याद रखना बेटा जी। अरे सुनो, चलो अब बेटा जी पहला काम हमने कवर कर लिया, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रानिशंदन। क्योंकि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 स्टेप होती है। पहला बेटा जी प्रानिशंदन, निश्चंदन, तो हमने कवर कर लिया। दूसरा है बेटा जी चयनात्मक पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये दूसरा पार्ट। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। चयनात्मक पुनः अवशोषण, देखो बेटा पुनः अवशोषण जो होगा बेटा जी 2 प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय पुनः अवशोषण और दूसरा निष्क्रिय पुनः अवशोषण।
सक्रिय का मतलब क्या होता है, जहां पर ऊर्जा खर्च होती है बेटा जी, एक्टिवली काम करता है। निष्क्रिय मतलब जहां पर एटीपी खर्च नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो सक्रिय विधि के द्वारा अवशोषण, अगर मान लो सोडियम आयन आ रखा है ग्लूकोज एमिनो अम्ल के साथ में, समझ जाना बेटा जी सक्रिय विधि के द्वारा पुनः अवशोषण होता है। जबकि बेटा जी जल का अवशोषण कैसा, निष्क्रिय विधि। यहां तक कि यूरिया का पुनः अवशोषण भी होता है हमारे शरीर में, अल्प मात्रा में होता है, जबकि प्रासनता को बनाए रखने के लिए होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी कैसे, निष्क्रिय बेटा, पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। साथ में क्लोराइड आयन भी बेटा जी कैसा होता है, निष्क्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। अरे यस और नो। चलो, अब जो चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है नेफ्रॉन के नलिकीय भाग के द्वारा होता है बेटा। पहला पॉइंट याद रखना, विशेष परिस्थिति के अंदर बेटा जी जल और सोडियम आयन का पुनः अवशोषण बेटा डीसीटी के द्वारा होता है। अब विशेष परिस्थिति क्या है, मैं जब आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जब मान लो शरीर में पानी की ही कमी हो जाएगी तभी जाकर होता है। तो बेटा जी ये वाला पार्ट बॉमन संपुट है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुनः अवशोषण नहीं होता, सीधा आ जाते पीसीटी वाले भाग के अंदर। ये पीसीटी में आ गए। देखो बेटा पीसीटी में किन किन चीजों का पुनः अवशोषण होता है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले याद रखना, पीसीटी के द्वारा सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। पहला तो की पॉइंट ये याद रखना, पीसीटी के द्वारा सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। मतलब जहां भी आए नलिकीय भाग में, चाहे पीसीटी हो, अवरोही भुजा हो, आरोही भुजा हो या डीसीटी हो, इन सभी में से सर्वाधिक पुनः अवशोषण कौन से भाग से होता है, पदार्थों का पीसीटी वाले भाग से होता है। क्लियर इतना। चलो अब ध्यान से सुनना बेटा जी, ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का 100% पुनः अवशोषण हो जाता है पीसीटी वाले भाग से। अपनी एनसीईआरटी भी यही बोलती है, ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल का 100% पुनः अवशोषण हो जाता है हमारे पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका से हो जाता है। तो 2 पॉइंट हमको क्लियर करना है। अब बेटा जी यहाँ पर पुनः अवशोषण इतना ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ की जो कोशिका होती है ना, उनके ऊपर बेटा जी क्या लगे होते हैं, सूक्ष्मांकुर लगे होते हैं, जिसके द्वारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है बेटा, याद रखना। बाइकार्बोनेट आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये HCO3 माइनस है बेटा। तो बाइकार्बोनेट जो आयन है उसका 90% भाग जो है यहीं से पीसीटी से पुनः अवशोषित हो जाता है। जबकि याद रखना बेटा जी जल तथा विद्युत अपघट्य का पुनः अवशोषण कितना, 70 से 80% भी इसी भाग से हो जाता है। चलो मैं साइड में लिख देता हूं बेटा जी, पीसीटी के अंदर क्या क्या हो रहा है देखो। पीसीटी में पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है क्या, ग्लूकोज एंड एमिनो अम्ल, इनका तो 100% पुनः अवशोषण हो गया। चलो जल तथा विद्युत अपघट्य यानी कि सॉल्ट वगैरह आयन वगैरह का कितना बेटा जी याद रखना, 70 से 80% इनका हो गया। HCO3 माइनस बाइकार्बन का कितना बेटा जी, 90% तक इनका होगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने बेटा, कहाँ के लिए, पीसीटी के लिए। अरे यस और नो, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेलने के लूप की जो अवरोही भुजा होती है वो किसके लिए पारगम्य में होता है, वो केवल जल के लिए पारगम्य में होता है। तो बेटा जल के लिए तो पारगम्य में होता है, अपारगम्य में किसके लिए होगा बेटा जी, लवण के लिए। ये अपारगम्य में, जैसे मैंने डिस्कस पहले भी किया था, अपारगम्य हो गया। आरोही भुजा जो है बेटा जी, मोटी वाली जो भुजा आरोही भुजा, ये बेटा लवण के लिए पारगम्य मतलब लवण, देखो NaCl। तो आरोही भुजा किसकी, लूप ऑफ हेलने की। और इसी के अंदर बेटा जी न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है। वैसे तो ओवरऑल तो हमने पहले बात कर ली थी कि हेलने के लूप में न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है, लेकिन अब हमारे पास 2 भुजा है ना, एक तो अवरोही है, दूसरी आरोही है। अगर दोनों में भी कंपैरिजन करना पड़े तो बेटा याद रखना निम्नतम पुनः अवशोषण किस में होगा, इसमें आरोही भुजा में होता है, ना कि अवरोही भुजा में। अब डीसीटी की बात करें, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात करें तो बेटा ध्यान समझना, विशेष परिस्थिति के अंदर, जैसे हमने बार बार जिक्र किया था, वो याद रखना, विशेष परिस्थिति के अंदर जल तथा सोडियम आयन का पुनः अवशोषण होता है, वो भी किस विधि के द्वारा, सक्रिय विधि के द्वारा। याद रखना किस विधि के द्वारा बेटा जी, सक्रिय विधि के द्वारा। एक्टिवली है बेटा सक्रिय विधि। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। बचा कुचा बाइकार्बोनेट बेटा ध्यान से देखो, 90% तो कहां हो गया, पीसीटी से हो गया। जबकि 10% बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण कहां से हो जाता है, डीसीटी से। अगर कोई आपसे पूछे कि 100% यानी 100% रीअब्जॉर्प्शन किन किन का हो जाता है, तो बेटा जी याद रखना नलिकीय भाग से एक तो ग्लूकोज का हो गया 100% रीअब्जॉर्प्शन,
दूसरा बेटा जी एमिनो अम्लों का हो गया, और तीसरा बाइक कार्बोनेट आयन। हालांकि बाइक कार्बोनेट आयन 90% तो पीसीटी से हो गया और 10% डीसीटी का हो गया। संग्रहक नलिका को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, हाँ जी, संग्रह नलिका को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेटा जी इसमें से जल का पुनः अवशोषण होता है और अल्प मात्रा में यूरिया का भी पुनः अवशोषण होता है। अरे सुनो, ये अल्प मात्रा में यूरिया, इसमें भी स्टामा कर रहा हूँ। और यूरिया का जो पुनः अवशोषण होता है बेटा जी, याद रखना किस रूप में होता है, ये पैसिवली होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। अल्प मात्रा में यूरिया, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। तो ये हो गया बेटा जी पुनः अवशोषण। अब बेटा जी नलिकीय स्त्रावण की बात कर लेते हैं। इस नलिका के अंदर ही बेटा जी पुनः अवशोषण हुआ था, और इसी के द्वारा चीजों का स्त्रावण की बात भी हम लोग कर लेते हैं। ध्यान समझना बेटा जी। सबसे पहले अच्छा, ये कहाँ से स्त्राव होते हैं बेटा जी? जैसे मान लो परिनलिका केशिका है ना बेटा, ये परिनलिका केशिका जा रही है मान लो, तो इस रक्त के द्वारा कुछ आयन फिल्टर नहीं हो पाते, तो उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है किसके अंदर? इस नलिकीय भाग के अंदर बेटा जी, पीसीटी और डीसीटी के अंदर इनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है बेटा जी, टोटली कैसी होती है? सक्रिय प्रोसेस होती है। अब बेटा ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज बताता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, समझ तो गए होंगे। तो बेटा जी पीसीटी भाग के अंदर ध्यान से समझना, पीसीटी भाग के अंदर H+ आयन का स्त्रावण कर दिया जाता है। ये एरो इधर लगाना है बेटा जी। अमोनिया आयन का कर दिया बेटा जी, है ना। पोटेशियम आयन का कर दिया। क्रिएटिनिन बेटा जी, ये भी कैसा है? अपशिष्ट पदार्थ है, इसका भी स्त्रावण कर दिया जाता है। डीसीटी वाले भाग में बेटा जी हाइड्रोजन का स्त्रावण हो गया, अमोनिया का हो गया, पोटेशियम हो गया, हिप्यूरिक एसिड बेटा जी, हिप्यूरिक एसिड का हो गया। हिप्यूरिक अम्ल बेटा जी नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थों में आता है, ये भी वेस्ट होता है। क्रिएटिनिन का हो गया, और यूरिक अम्लों का भी इसके अंदर हो गया बेटा जी, डीसीटी वाले भाग में। कहने का मतलब है पीसीटी और डीसीटी वाले भाग के अंदर ही नलिका स्त्रावण होता है, ये सक्रिय प्रोसेस होता है। मैं कुछ आयन के नाम बता रहा हूँ बेटा जी, बस आपको एनसीडी वाले वही याद रखना। एक तो H+ आयन, H+ आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और तीसरा पोटेशियम आयन के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो आप तो बस 3 ही ध्यान रख लो तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, काउंटर करंट मैकेनिज्म या प्रतिधारा क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा जी, ध्यान से समझना। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, किस किस के मध्य होता है? एक तो बेटा जी हेलने का लूप, दूसरा वासा रेक्टा। क्लियर है? कब होगा प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म? ये तभी होता है जब हम डिहाइड्रेशन से सफर कर रहे हो, जब शरीर में जल की कमी होती है तभी होता है। अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर, अब नॉर्मल सी बात है यार, अब हमने पानी वानी सब कुछ पी के बैठे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बेटा जी नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, काउंटर करंट नहीं चल रही। लेकिन हमने पानी पिया ही नहीं पूरे दिन के अंदर, तब चलती है बेटा जी काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है। याद रखना, जब पानी की कमी हो शरीर में, उसी दौरान आपको पता होगा बेटा जी हमारा जो यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है, उसका जो रंग एकदम डार्क येलो कलर का सा होता है बेटा जी, गहरा पीला बन जाता है। वरना अगर पानी की पूर्ति है शरीर के अंदर तो बेटा जी कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी जैसा ही बेटा यूरिन निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो अब हेलने के लूप की मैं अवरोही भुजा की बात जो नीचे आती है ना हेलने लूप की, आपको पता है जल के लिए कैसी है बेटा जी, वो पार्किंग में होती है। जबकि वासा रेक्टा की भी जो अवरोही भुजा होती है वो लवण के लिए पार्किंग में होती है, याद रखना। हरिया स्वर्णो। अब आप इस चीज को कैसे समझोगे जरा वो देखना, डायग्राम देखते हैं बेटा नीचे वाला। देखो बेटा जी पहले मैं सिखाता हूँ, डायग्राम को लेबल करूंगा साथ साथ इसमें बनाऊंगा भी मैं, अब देखते हो चलना। ये वाली जो भुजा है बेटा जी, ये वाली भुजा, ये कौन सी भुजा है? ये हेलने लूप की, हेलने लूप की अवरोही भुजा बेटा नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है ना बेटा अवरोही भुजा। ये कौन सी बेटा जी? हेलने लूप की आरोही भुजा। चलो, जबकि बेटा वासा रेक्टा की ये कौन सी भुजा है? वासा रेक्टा की नीचे जा रही है ना, क्योंकि विपरीत जाती है ना बेटा, इस तरह से आती है, घूम के आती है। तो ये कौन सी भुजा है? ये है अवरोही भुजा, नीचे जाने वाली अवरोही वासा रेक्टा की, याद रखना। जबकि बेटा जी जो ऊपर जाने वाली भुजा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरोही भुजा, है ना, वासा रेक्टा की। चलो अब सीखना बेटा, एक एक चीज को सीखना। इधर से बेटा जी निशंद चलता रहता है, निशंद चलता रहता है, निशंद चलता रहता है। अब आपको पता है यहाँ पर जो निशंद रहता है बेटा जी, इसकी प्रासंता होती है 300 मिली ऑस्मल
पर लीटर, ये इकाई होती है बेटा जी प्रासंगिकता की, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये प्रारंभिक निस्यंद है जो स्टार्टिंग में छन कर आया है, प्रारंभिक निस्यंद है। चलो ठीक है, आगे देखना। जैसे जैसे बेटा जी ये अंतरकाशीय अवकाश में आता है, देखो बेटा जी आपको पता है ऊपर वाला जो भाग है बेटा जी जिसके अंदर पीसीटी और डीसीटी आता है, ये तो आता है बेटा जी कॉर्टेक्स भाग में, और ये किस में आता है बेटा जी अंदर मध्यांश मेडुला भाग में। तो जैसे जैसे ये मेडुला भाग में जाता रहता है बेटा जी, मेडुला भाग की जो अंतरकाशीय द्रव होता है बेटा जी, इसकी प्रासंगिकता भी बढ़ती जाती है। मान लो इसकी प्रासंगिकता शुरुआत में कितनी थी 400, फिर कितनी हो गई 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200 तक हो गई बेटा। तो ये जैसे नीचे जाएगा प्रासंगिकता बाहर की ज्यादा है तो बेटा जी इस भुजा से बाहर क्या निकलता है स्टार्ट हो जाएगा बेटा जी जल, क्योंकि ये जल के लिए पारगम्य में होती है ना बेटा जी हेलन लूप की अवरोही भुजा, याद करो थोड़ा सा, जल बाहर आना स्टार्ट, तो इसकी प्रासंगिकता बेटा धीरे धीरे क्या होगी बढ़ती जाएगी। अंदर निस्यंद की प्रासंगिकता धीरे धीरे क्या होगी बढ़ जाएगी। जैसे जल बाहर निकला अब कितनी होगी बेटा जी 400, और बाहर निकला कितनी होगी 600, और बाहर निकला कितनी होगी 800, और पानी बाहर निकला कितनी होगी 1000, और लास्ट में जाते थे कितनी होगी बेटा जी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ध्यान समझना, ये जो आरोही भुजा है हेलने लोब की, ये किसके लिए पारगी में होती है लवण के लिए। अब क्या बाहर निकलेंगे बेटा जी सॉल्ट, जैसे लवण बाहर निकले प्रासंगिकता थोड़ी वापस कम हुई, और बाहर निकलेंगे प्रासंगिकता वापस और कम हुई, और लवण बाहर निकलेंगे और कम होगी, और लवण बाहर निकलेंगे और कम होगी। इस तरह से बेटा जी याद रखना जैसे से ऊपर आएंगे बेटा जी इसकी प्रासंगिकता वापस से क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो 1000 हुई, 800 हुई, 600 हो गई, 400 हो गई, 300 हो गई, और लास्ट में जाते थे कितने हो गए बेटा जी 200 हो गई। तो बेटा जी आरोही भुजा का जो टॉप वाला पार्ट है ना बेटा जी ऊपर वाला ऊपरी भाग जो है वो हाइपोटोनिक होता है, अल्प प्रासरणी, क्योंकि नॉर्मल तो बेटा 300 है, 300 से भी कम हो गया हाइपो, ये क्या बेटा जी डीसीटी, और डीसीटी के द्वारा आपको पता है बेटा जी क्या बाहर निकलता है जल वगैरह बाइकार्बोनाइट वगैरह बाहर निकलते रहते हैं। अब सुनना बेटा, जो जल हेलने लूप की अवरोही भुजा से बाहर आया है, सुनना, जो हेलने के अवरोही भुजा से बाहर निकल के आए ये कहाँ जाएगा, ये बेटा जी इस रक्त के अंदर मिलता जाएगा, क्योंकि रक्त के अंदर ये देखो वासरेक्टा की कौन सी भुजा है ऊपर जाने वाली है ना, वासरेक्टा की आरोही भुजा है बेटा जी। तो रक्त जो होता है वासरेक्टा की आरोही भुजा में चला जाता है, क्योंकि आरोही भुजा याद रखना जल के लिए क्या होती है पारगम्य में होती है, जल के लिए ये बेटा अपोजिट होता है, उल्टा काम करता है ना, बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग जरूर लगाना है, ये अपोजिट काम करता है। इसकी जो अवरोही भुजा है बेटा जी और इसकी आरोही भुजा के समान काम करता है, वासरेक्टा की जो अवरोही भुजा है हैनेलोप की आरोही भुजा के समान काम करता है। अब जो बेटा इधर लवण बाहर निकला है तो लवण किधर चला जाएगा इस वासरेक्टा की अवरोही भुजा में चला गया अंदर, है कि नहीं। तो रक्त की प्रासंगिकता भी इसी प्रकार से चेंज होती रहती है। अब बेटा ध्यान समझना, ये क्या संग्राहक नली का, इधर देखना बेटा जी संग्राहक नलिका। अब संग्राहक नलिका के द्वारा बेटा जी क्या बाहर निकलता है जल बाहर निकलता रहता है, जल बाहर निकलता रहता है, क्योंकि जल के लिए पारगम्य में होती है, राइट बेटा, जल के लिए क्या है ये पारगम्य में होती है। चलो बेटा जी, लेकिन अल्प मात्रा में बेटा जी याद रखना यूरिया भी बाहर निकलती है, और ये यूरिया वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस अवरोही भुजा का जो पतला वाला सॉरी आरोही भुजा का जो पतला वाला पार्ट है बेटा जी थिन सेगमेंट, पतली जो भुजा है बेटा जी हैंने लूप की आरोही भुजा की पतली भुजा के अंदर यूरिया वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन बेटा जल तो बाहर निकल रहा है, जल का तो पुनर्वसन हो रहा है। इस दौरान बेटा जी जाते जाते लास्ट में बेलिनी के नलिका तक जाते जाते इसकी प्रासंगिकता कितनी हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर होगी। तो प्रारंभिक निस्यंद कितना था 300 मिली ऑस्मल पर लीटर, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अंतिम कितना हो गया बेटा जी यूरिन का 1200 हो गया। हम बेटा जी याद रखना हमारा जो यूरिन होता है मूत्र जो होता है उसकी प्रासंगिकता प्रारंभिक निस्यंदन की तुलना में कितनी ज्यादा होगी बेटा जी 4 गुना ज्यादा होती है। हमारे एनसीईआरटी की लास्ट लाइन यही बोलती है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना। अब वृक्क क्रियाओं का नियमन की हम लोग बात करते हैं, रेगुलेशन की हम लोग बात करते हैं। साफ नहीं दिख रहा होगा शायद मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ बेटा जी, एक सेकेंड। हाँ जी लिख देता हूँ बेटा जी, वृक्क क्रियाओं का
नियमन, अरे है कि नहीं, वृक्क क्रियाओं का बेटा जी क्या है, नियमन हो गया। क्लियर है कि नहीं इतना? चलो अब देखो बेटा जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर रास मैकेनिज्म। कौन सी क्रियाविधि पढ़ेंगे? रास। और यही बेटा जी मोस्ट होती है। कौन सी मैकेनिज्म है? रास। मैं थोड़ा ब्लैक में लिख देता हूँ, रास मैकेनिज्म। रास क्रियाविधि, इसका पूरा नाम जरूर याद रखना बेटा जी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या बेटा? सिस्टम है। ये क्रियाविधि कब चालू होती है जरा देखना, जब हमारा जीएफआर रेट कम हो जाए। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो कि 125 ml होता है बेटा दोनों किडनी का 1 मिनट के अंदर। अगर वो कम हो जाए, सडनली बेटा जी जीएफआर रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके। और साथ में बेटा जी ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तुरंत जैसे बेटा ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपको पता है अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के अंदर, याद करो बेटा जी, जेजी अपरेटस हमने पढ़ा था, उपकरण पढ़ा था, उसकी कोशिका थी, कोशिका का नाम था जेजी सेल। क्या नाम था बेटा जी? जेजी सेल। तो जेजी कोशिका क्या होगी बेटा जी, तुरंत एक एंजाइम स्त्रावित करेगी बेटा जी। एंजाइम नहीं है बेटा, क्या स्त्राव करेगी? ये हार्मोन करती है बेटा जी। क्या स्त्राव करेगी जेजी कोशिका बेटा जी? हार्मोन स्त्रावित करती है, हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा जी, याद रखना, रेनिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेनिन हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है? जेजी कोशिका के। कब होगा? जब जीएफआर रेट कम हो जाए या ब्लड प्रेशर गिर जाए। तो रेनिन हार्मोन जो निकला है बेटा जी, ये रेनिन हार्मोन क्या काम करेगा? यकृत के द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन, जिसका नाम मान लो लीवर है, यकृत के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित करेगा बेटा जी? यकृत करता है एंजियोटेंसिनोजन। कौन सा कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन। ये पहले अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। अच्छा, स्त्रावित कहां से होता है बेटा जी? ये हमारे लीवर से होगा। तो एंजियोटेंसिनोजन को बेटा जी ये रेनिन जो कि हमारी जेजी कोशिका से निकला है, किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा जी? एंजियोटेंसिन प्रथम यानी फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। अब बेटा जी एंजियोटेंसिन फर्स्ट के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये हमारे अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन को स्त्रावित करवा सके। इसको और ताकतवर होना पड़ेगा। तो एंजियोटेंसिन जो है बेटा जी, एंजियोटेंसिन जो है, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बेटा जो एक्टिव है, ये जाएगा और पावरफुल बनने के लिए कहां पर? हमारे लंग्स की साइड। ये लंग्स है। लंग्स एक एंजाइम स्त्रावित करता है, उस एंजाइम का नाम है ACE। क्या नाम है बेटा जी? ACE। पूरा नाम आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम है बेटा जी? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो बेटा जी याद रखना, लंग्स के द्वारा क्या स्त्रावित हुआ? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये बेटा लंग्स के द्वारा स्त्रावित एंजाइम होता है। ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल है। अरे सुनो, स्टामा कर रहा हूं। सेकंड। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, वैसे तो हमारे एनसीटी बोलते हैं कि यही ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवा देता है, लेकिन ये आगे तक जाएगा। ये एड्रिनल ग्रंथि है बेटा जी, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं। अधिवृक्क दोनों किडनी के ऊपर होती है ना बेटा जी, अंतःस्रावी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के कौन से भाग? कॉर्टेक्स यानी वलकुट वाले भाग। यहां पर ये एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है और किसका स्त्राव करवाएगा बेटा जी? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करवाता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, दो काम करेगा। एक तो बेटा जी रुधिर वाहिनी का क्या करेगा? संकुचन कर देगा। जब ये संकुचन होगा तो बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दूसरा, अब बेटा जी जो मैं इतनी देर से बता रहा था ना, विशेष परिस्थिति याद करो, ये सोडियम तथा जल का पुनः अवशोषण करवाता है, वो भी सक्रिय विधि के द्वारा। किसके द्वारा बेटा जी? DCT को प्रेरित करता है, DCT। इसके द्वारा क्या होता है बेटा जी? जीएफआर रेट बढ़ जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट वापस से मेंटेन हो जाएगी, वापस से बढ़ जाएगी। अरे यस और नो? तो रास मैकेनिज्म बेटा जी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ बेटा जी। देखो बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा है? जीएफआर रेट पहले बेटा जी कम हो रही है। जब जीएफआर रेट कम होगी या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जेजी कोशिका सक्रिय हो जाती है।
कौन सा हार्मोन निकालती है बेटा? रेनिन हार्मोन निकालती है। ये रेनिन हार्मोन रक्त के अंदर उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन जो कि निष्क्रिय होता है, कहां से निकलता है? लीवर से। इसको कन्वर्ट करेगा सक्रिय के अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लंग्स के द्वारा स्त्रावित एंजाइम जिसका नाम है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, फर्स्ट को किस में बदलेगा? सेकंड में बदलेगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बेटा जी, ये हमारी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के पास जाता है और वहां के कॉर्टेक्स भाग से क्या स्त्रावित करवाएगा? एल्डोस्टेरोन स्त्रावित करवाएगा। एल्डोस्टेरोन बेटा जी सोडियम और जल का अपना शोषण करवाएगा डीसीटी वाले भाग से और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित करवाता है। तो पहली मैकेनिज्म तो हमने कवर कर ली। अरे यस और नो बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं अच्छे से सबको? अरे क्लियर है कि नहीं है? सब कुछ पढ़ना बेटा आराम से। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। दूसरी मैकेनिज्म हम लोग कवर करेंगे, वो है एडीएच या वैसोप्रेसिन भी इसका नाम होता है। एडीएच जो है बेटा जिसका नाम है पूरा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच जो हार्मोन है बेटा जी, एडीएच हार्मोन कहां से निकलता है? हमारे पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। बनता कहां पर है? हमारे हाइपोथैलेमस में बनता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कब काम करेगा? जब मान लो रक्त की प्रासरणता बढ़ जाती है, प्रासरणता बढ़ गई, ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ गई बेटा जी, ब्लड ऑस्मोलरिटी। क्या हो गई? ज्यादा हो गई। प्रासरणता बढ़ने का मतलब समझ गए ना बेटा जी? सॉल्यूट ज्यादा है, विलेय की मात्रा बढ़ गई, विलेय। प्रासरणता उसी को तो बोलते हैं, विलेय पदार्थ बढ़ गया। चलो, तो जैसे प्रासनता बढ़ जाएगी तो बेटा जी ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी में उपस्थित जो रिसेप्टर होते हैं इसको बोलते हैं बेटा जी ऑस्मो रिसेप्टर, प्रासरण ग्राही। कौन बेटा जी? प्रासरण ग्राही सक्रिय हो जाएंगे बेटा जी, एक्टिव हो गए। सक्रिय होते बेटा ये सिग्नल किसको भेजेंगे? हमारे हाइपोथैलेमस को भेजेंगे। और हाइपोथैलेमस क्या स्त्राव करवाएगा बेटा जी? क्या बनाएगा? एडीएच बनाता है, एडीएच हार्मोन बनाता है। इसका दूसरा नाम क्या था बेटा जी? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम। ये एडीएच क्या काम करेगा बेटा जी? ये डीसीटी और संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डेट डीसीटी और संग्राहक नलिका को काम करेगा बेटा जी, यहाँ पर कार्य करता है। और क्या बेटा जी? वही जल तथा सोडियम आयन का पुनर्शोषण करवाएगा। जैसे ही पुनर्शोषण होगा तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी होगी बेटा जी वो मेंटेन, यानी कि वापस से बन जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। यस और नो? तीसरी जो मैकेनिज्म है वो है एएनएफ, एएनएफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर या कारक। अब एट्रियल नाम आया है तो बेटा जी ये हमारे हृदय की भित्ति के द्वारा स्त्रावित होता है। कौन सी? एट्रिया। एट्रिया किसको बोलते हैं बेटा जी? आलिंद की भित्ति के द्वारा। यस और नो? ये बेटा याद रखना, ये रास मैकेनिज्म के विपरीत काम करता है, रास क्रियाविधि के विपरीत। ये क्या कर रही थी बेटा जी? ब्लड वेसल्स को संकुचित कर रही थी। और ये क्या करेगी? ब्लड वेसल्स को विस्तार, वेसोडायलेटर का काम करती है। यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करने का काम किसके हाथ में? एएनएफ के। और रास मैकेनिज्म में तो बेटा जी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। यस और नो? नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मिक्चुरेशन या मूत्रण की हम लोग बात करते हैं। ध्यान समझना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। देखो बेटा जी सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये हमारा मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूं अच्छे से। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना, मूत्राशय है। इसमें बेटा जी 3 ओपनिंग होती है, ध्यान से देखना। एक ओपनिंग तो बेटा जी इधर वाली मूत्र नलिका की हो गई, एक ओपनिंग इधर वाली मूत्र नलिका की हो गई, राइट। और एक बेटा जी बाहर निकलने वाली यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई, ये वाली। तीनों ओपनिंग को हम अगर मिलाए तो बेटा जी ट्राइंगल बन रहा है। इसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ट्राइगोन बोलते हैं। अब सुनना, जैसे ही बेटा जी हमारा मूत्राशय यूरिन के द्वारा भर गया, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं वापस इसको। जैसे ही हमारा मूत्राशय यूरिन या मूत्र के द्वारा भर जाता है तो बेटा जी इसकी भित्ति पर उपस्थित तनावग्राही जो होते हैं बेटा जी, कौन? तनावग्राही बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होते बेटा जी ये सिग्नल भेजना स्टार्ट करेंगे, किसको? हमारे मस्तिष्क को, सीएनएस को सिग्नल भेजेंगे। अरे है कि नहीं? सिग्नल जाएंगे बेटा सीएनएस के पास, मस्तिष्क, और मस्तिष्क बेटा जी वापस से सिग्नल भेजेंगे तंत्रिकाओं के द्वारा, जो लेकर जाता है बेटा जी लेकर जाएगा सीएनएस की। और वो तो कौन लेकर जाता है? सेंसरी या चालक। और वापस सेंसरी या संवेदी वापस किस लिए आता है बेटा जी? चालक न्यूरॉन के थ्रू वापस से आ जाता है।
जब चालक न्यूरॉन के थ्रू आता है बेटा, आपको पता है मूत्राशय की जो भित्ति होती है वो चिकनी पेशियों की बनी होती है, ठीक है। अब बेटा जी ध्यान से समझना, इसकी भित्ति के अंदर होता है डेट्रोसर मसल। कौन सी पेशी होती है, मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, डेट्रोसर पेशी होती है। इस पेशियों में तो होगा बेटा जी संकुचन, तो मूत्राशय अंदर आएगा बेटा जी संकुचन। और दूसरा जो सिग्नल आता है बेटा जी वो बाह्य अवरोधनी के पास आता है, बाह्य स्पिंचर आता है, जो कि ऐच्छिक होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और इसमें होता है बेटा रिलैक्सेशन, शिथिल हो जाता है। तो ये शिथिल होगा तो बेटा जी ये तो ओपन हो जाएगा, और इसमें संकुचन होगा तो जो यूरिन है वो प्रेशर के साथ में बाहर आता है। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ सीक्वेंस की बात करूं तो मूत्राशय बेटा भरने के बाद में तनावग्राही एक्टिव हो जाते हैं, सिग्नल भेजते हैं बेटा जी हमारे सीएनएस को। किसको भेजेंगे, हमारे सीएनएस सिग्नल भेज दिया। सीएनएस से बेटा जी कौन से न्यूरॉन आते हैं, मोटर या चालक न्यूरॉन आते हैं। ये बेटा दो जगह आते हैं, एक तो डेट्रोसर मसल आती है जो हमारी चिकनी पेशी की बनी होती है, दूसरा बाह्य अवरोधनी पे आती है, ये बाह्य वाला एक्सटर्नल स्पिंचर पे आ गया। इसमें डेट्रोसर मसल इन पेशियों में तो होता है बेटा संकुचन, और एक्सटर्नल स्पिंचर जो होता है बेटा जी अवरोध में होता है, उसमें शिथिलन होता है। तो ये तो बेटा जी मूत्र मार्ग को खोलने का काम करता है, ये संकुचन करेगा तो प्रेशर के द्वारा यूरिन कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब मैं यूरिन के कंपोनेंट या घटक की बात करूं मूत्र की, तो बेटा हर दिन 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो शरीर से बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है। इसका रंग की बात करो, हल्का पीला होता है। वर्ण का नाम जरूर याद रखना बेटा जी, क्या नाम है वर्ण का, वर्ण का नाम बेटा यूरोक्रोम वर्ण के कारण ये हल्का पीला रंग का होता है। नेक्स्ट बात करें गंध या ऑर्डर की बात करें, तो बेटा जी जो फ्रेश यूरिन होता है उसमें होता है यूरेनोइड के कारण, और जो स्ट्रॉड या फिर ठहरा हुआ यूरिन होता है उसमें होता है अमोनिया के कारण बदबू आती है भयंकर वाली। अगर बेटा जी मैं पीएच की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, पीएच जो होती है वो यूरिन की कितनी होती है, 6। हल्का अम्लीय होता है। विशिष्ट घनत्व बेटा जी 1.02 to 1.04, यानी पानी से मामूली सा गाढ़ा, मामूली मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। देखो पानी की एक होती है, इसकी 1.02 से 1.04 तक होती है। संगठन की बात करें बेटा जी तो मोस्टली यूरिन में क्या मिलता है? मोस्टली यूरिन के अंदर मिलता है बेटा जी 94 से लेकर के 95% तक, यानी 94 से लेकर के 95% तक तो क्या होता है बेटा जी उसमें जल होता है। यूरिया बेटा जी 2 से 3% क्या होती है, यूरिया होती है। ह्यूपरिक अम्ल बेटा जी 0.5% होती है। लवण बेटा कितने होते हैं, 2% होते हैं। यूरिक अम्ल 0.2%। क्रिएटिनिन बेटा जी 0.2 से 0.5%। अमोनिया सबसे कम मिलेगी, 0.25% होती है। यस और नो, ये मूत्र का संगठन हो गया बेटा। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपन को आना चाहिए। हम एक दिन में कितनी यूरिया का उत्सर्जन कर देते होंगे, एक दिन में प्रतिदिन यूरिया बेटा याद रखना 25 से 30 ग्राम जो वो पर डे हम यूरिया का स्त्रावण करते हैं बॉडी से बाहर। याद रखना एक दिन में कितना, 25 से 30 ग्राम पर डे। क्लियर इतना। अन्य उत्सर्जी अंग की बात करते हैं, केवल किडनी ही नहीं, किडनी तो बेटा मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन अंग ऐसे हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। सबसे पहले बेटा जी हमारे फेफड़े, लंग्स की बात करें तो लंग्स के द्वारा बेटा जी 200 ml प्रति मिनट के हिसाब से CO2 का उत्सर्जन करते हैं हम लोग बाहर, है कि नहीं। 200 ml प्रति मिनट CO2 का उत्सर्जन हम लोग बाहर करते हैं बेटा जी, का एनवायरमेंट के अंदर CO2 निकालते रहते हैं ना। और पर्याप्त मात्रा के अंदर बेटा जी वाटर का भी उत्सर्जन होता है, जल का। अब गर्मियों का दिन चल रहा है तो हमें वाटर का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन सर्दियों के अंदर बेटा जी जैसे वो जलवाष्प बेटा जी नाक के द्वारा बाहर आती है ना 37 डिग्री से, तुरंत बाहर ठंडा हो जाती है, जलवाष्प बन जाती है बेटा जी, है ना। इधर छोटी छोटी ड्रॉप हम लोग जब हेलमेट वगैरह लगाते हैं तो बेटा जी सामने शीशे के ऊपर जो है ना छोटे छोटे पानी की बूंदे जो बन जाती है, वो समझ जाना बेटा फेफड़ों से आ रही है वो पानी की बूंदे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें त्वचा, स्किन। अब त्वचा के द्वारा उत्सर्जन की बात करें तो बेटा जी हमारे पसीने की ग्रंथि जो होती है स्वीट ग्लैंड, उसके द्वारा बेटा जी याद रखना NaCl का स्त्रावण होता है, यूरिक अम्ल का होता है, यूरिया का होता है। तो यूरिया का बेटा याद रखना अल्प मात्रा में होता है, याद रखना। साथ में जल का भी उत्सर्जन होता है। सीबीएसएस ग्रंथि की अगर मैं बात करूं बेटा जी, सीबीएसएस ग्रंथि के द्वारा किस किस का होता है याद रखना, इसमें होता है स्टेरॉल, वैक्स वगैरह हो गया, और हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन आएगा बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। लीवर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लीवर बेटा जी उत्सर्जी अंग है, देख लो बेटा ये सारे उत्सर्जी अंग है। लीवर बिलीरुबिन का करता है बेटा जी, बिलीवर्डिन का करता है, स्टेरॉइड हार्मोन का करता है, ड्रग्स यानी औषधि का करता है, विटामिन का करता है, और कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। तो ये हो गया बेटा जी अन्य उत्सर्जी अंग हो चुके हैं। और चलो इतना ही है बेटा जी, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। डिसऑर्डर बेटा आप NCERT वाले ही पढ़ना है, आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ऑरली। तो इसमें डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो पहला डिसऑर्डर कौन सा आता है बेटा जी, याद रखना
पहला इसमें डिसऑर्डर्स आता है, जैसे मैं नॉर्मली सारे डिसऑर्डर की बात कर देता हूं बेटा जी, क्लियर इतना, जिसका नाम है बेटा जी यूरेमिया। क्या नाम है? यूरेमिया। देखो यूरेमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारी दोनों किडनी ही काम करना बंद कर दे। यूरेमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारी दोनों किडनी खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो बेटा जी यूरिया जो हमारे रक्त में बढ़ गई है उसको बाहर कैसे निकाले। तो देखो ये डायग्राम जो है ना बेटा जी, ये आर्टिफिशियल किडनी का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, रक्त अपोहन बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? हीमोडायलाइसिस। कैसे करते हैं जरा देखना। अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो बेटा जी धमनी से रक्त लिया जाता है, धमनी से, आर्टरी से ब्लड लेते हैं। रक्त लिया, उसमें बेटा जी पहले तो हिपेरिन मिलाएंगे ताकि रक्त जो है वो बाहर क्लॉट ना हो पाए, हल्का सा ठंडा करेंगे, मतलब बॉडी टेम्परेचर में 37 होता है, इसको कम करेंगे। और उसको बेटा जी यहाँ पर एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर निकलने वाली नलिका जिसका नाम है सिलोफेन नलिका या सेलोफेन नलिका, सेलोफेन नलिका, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेलोफेन नलिका बोलते हैं, याद रखना। इसके द्वारा गुजारा जाता है। इसमें जो द्रव होता है बेटा जी, सेलोफेन नलिका के अंदर जो द्रव होता है, इस द्रव का संगठन बेटा जी हमारे रक्त के समान ही होता है या प्लाज्मा के समान होता है, रक्त के समान। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है इसमें बेटा जी, याद रख, इसमें केवल और केवल नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। ये अनुपस्थित होते हैं, बाकी सेम टू सेम रहेगा बेटा। अगर दोनों तरफ सांद्रता समान रहेगी तो चीजें एक्सचेंज तो होगी नहीं, लेकिन बेटा जी बाहर याद रखना नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है और अंदर ज्यादा है। तो बेटा जी अंदर से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, हिपेरिक अम्ल, क्रिएटिनिन वगैरह सब निकल निकल के किधर आ जाते हैं बेटा जी? बाहर द्रव के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा विसरण के द्वारा, है कि नहीं। अब रक्त में क्या हो गया बेटा जी, यूरिया की मात्रा या फिर नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए? कम हो गए। तो ये ब्लड को वापस लेकर आता है तुरंत। पहले तो एंटीपेरिन मिलाएंगे, तापमान शरीर के तापमान के बराबर करेंगे और किस में डाल देंगे बेटा जी? सीधा वेन के अंदर, सीरा के अंदर बेटा जी लगा देंगे, जिससे वो हमारे बॉडी में वापस चला जाए। तो हीमोडायलिसिस का जरूर बेटा याद कर लेना, एक बड़ा सा वो दे रखा है बेटा, पैराग्राफ दे रखा है, तो उसको जरूर पढ़ना है बेटा जी। इसमें देख भी रखा है कि हजारों ऐसे पीड़ित जो लोग है बेटा, जो जिनके अंदर दोनों किडनी खराब हो चुके, उनके लिए बेटा जी एक प्रकार की ये वरदान साबित हुआ है हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट डिजीज की बात करें बेटा जी, रिनल कैल्कुलाई। रिनल कैल्कुलाई का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे स्टोन हो गया ना, पथरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं होता बेटा जी। हमारी जो किडनी होती है बेटा, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल जमा होना स्टार्ट हो जाता है। किसके? कैल्शियम ऑक्सीलेट के। और नेक्स्ट आती है बेटा जी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर कैसिका गुच्छ शोथ जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी, जिसके अंदर बेटा कुछ नहीं है। जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब शोध हो जाता है, दर्द, सूजन आ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुच्छ शोथ या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, तो ये 2 या 3 डिजीज है बेटा जी जो आपको याद रखनी है, बाकी तो कोई डिसऑर्डर इसमें है नहीं है। और यहाँ पर हमारे चैप्टर हुआ कंप्लीट बेटा जी। सारे नोट्स आपके सामने, धीरे 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 अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको लिखना बेटा जी। जहां पर कुछ भी डाउट हो तो विचा क्लासेस सुनील चौधरी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, उसमें ग्रुप भी बना हुआ, आप खुद मैसेज कर सकते हो, वहां पर आप मैसेज छोड़ देना। जिस पॉइंट में कोई डायग्राम या कोई नोट्स आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर मुझे बता देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वहां पर आपको चीजें लिख कर खुद हैंड रिटन के अंदर वो आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। तो बाकी बची हुई चीजों को बेटा वहां से नोट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर बेटा जी, जो कि चैप्टर नंबर 17 है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओके, एस कराटी प्रोडक्ट देयर एलिमिनेशन, उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, ये हमारा बेटा जी पूरा का पूरा क्लियर होता है आज इस सेकंड लेक्चर के अंदर ही। तो जिस आप रिस्पांस बेटा जी पहले में दिया था, पहले वीडियो में दिया था, वैसा इसमें भी दो। तो मैं ऐसा मानूंगा कि यार ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ नोट्स वाली, ये काफी इफेक्टिव है। तो मेरा भी मन करेगा और लेक्चर शूट करने का, हर एक चैप्टर का लेक्चर शूट करने का, ताकि आप लोगों तक प्रॉपर हिंदी मीडियम के नोट्स भी पहुंच सके। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, टाटा बच्चों।